नमस्कार दोस्तों। एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो चैप्टर है द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उनमें दो मेन टॉपिक आता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। और ये दोनों चीज एक ही साथ चल रहा था, पैरेलली चल रहा था। तो फॉर आवर कन्वीनियंस हम अलग तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जब वो चल रहा था वो एक ही साथ चल रहा था, ठीक है ना। तो इस चीज को समझने के लिए, जर्मनी या इटली दोनों की यूनिफिकेशन को समझने के लिए, इनका जो मैप था उस मैप को पहले समझना होगा। देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है इटली इन 1815, मतलब कि 1815 में वियना कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था। और उस टाइम पीरियड में इटली का क्या मैप था। सबसे पहली बात तो ये है कि उस टाइम पे भी इटली का यूनिफिकेशन, मतलब इटली एज ए नेशन इमर्ज नहीं हुआ था। और इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल जियोग्राफिकल एंटिटीज। तो सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस इटली के सामने था, दैट वाज द फॉरेन डोमिनेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे इस एरिया में वेनेशिया एंड लोम्बार्डी, ये जो दो एरिया विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इटली, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ठीक है ना। और यहाँ पे है स्विट्जरलैंड, यहाँ पे है फ्रांस। यहाँ पे जो दो किंगडम है, किंगडम ऑफ द टू, सिसिली एंड नेपल्स, दिस टू किंगडम वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस में तो उस टाइम पे बॉर्बन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया गया था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन इन फ्रांस। यहाँ पे देखिए ये तीन स्टेट, लॉम्बार्डी, सॉरी, पार्मा, मॉडर्ना एंड टस्कनी, ये तीन स्टेट ऑस्ट्रिया के इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। मतलब कि यहाँ पे जो रूलर एस्टेब्लिश किया गया था वो कोई ऑस्ट्रियन प्रिंस थे। तो इट वाज नॉट डायरेक्टली अंडर ऑस्ट्रियन कंट्रोल, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, ठीक है ना। यहाँ पे था पैपल स्टेट रोम, जो कि पोप के वेटिकन सिटी के कंट्रोल में था। और यहाँ पे था सार्डिनिया एंड पिडमोंट, जहाँ पे जेनोवा भी ऐड हो गया था, इंटीग्रेट कर दिया गया था। तो दैट वाज अंडर द सैवॉय डायनेस्टी। तो जो जिस आदमी ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था इटली की यूनिफिकेशन में, उनका नाम था कैवूर। एंड कैवूर वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1852 एज द मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया। और कैवूर ने ही बाकी जो इतने इतने सारे इटालियन स्टेट है उनको सार्डिनिया के साथ इंटीग्रेट किया था। जिस तरीके से देखिए, जर्मनी में जो आदमी रेस्पॉन्सिबल था उनका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। और जो जिस स्टेट ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था जर्मन यूनिफिकेशन में, दैट वाज प्रोशिया, दैट वाज प्रोशिया। तो ऐसे बहुत सारे सिमिलरिटीज इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है। तो इसी को अगर हम एक रिप्रेजेंटेशन देखें यहाँ पे, तो देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए ये सारे मेन स्टेट रिस्पॉन्सिबल था। तो लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया, इट वाज अंडर ऑस्ट्रियन कंट्रोल। मॉडर्ना, पार्मा एंड टस्कनी, दिस वाज अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। Sardinia, Piedmont, that was under the Savoy dynasty, right? And in 1848, King Albert was the ruler of this dynasty. Rome was under papal state, ठीक है ना? And Sicily and Naples was under the control of France, right? अब देखिए जो चैलेंजेस इटली की यूनिफिकेशन के सामने था, वो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। द फर्स्ट चैलेंज वॉज द फॉरेन डोमिनेशन। ये तो आपको मैप से ही समझ में आ रहा था कि इटली के ज्यादातर पार्ट या तो ऑस्ट्रिया के डायरेक्ट कंट्रोल में, या ऑस्ट्रिया के इनडायरेक्ट कंट्रोल में, या फ्रांस के कंट्रोल में था। और कोई भी स्टेट इतने आसानी से तो अपनी टेरिटरी को छोड़ेगा नहीं। तो इटली के सामने सबसे ज्यादा चैलेंजेस थी फॉरेन डोमिनेशन। दूसरा चैलेंजेस उनके सामने जो आ गया था, दैट वाज वियना कांग्रेस। देखिए नेपोलियन के डिक्लाइन के बाद 1815 में जब वियना कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वहां पे जो तीन प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज रिवॉर्ड टू द विक्टोरियस पावर्स, बैलेंस ऑफ पावर, राइट, एंड लेजिटिमेट रूल। ये जो तीन प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया गया था, इसी के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। और वियना, क्योंकि वियना कांग्रेस में चार मेन स्टेट इन्वॉल्व थे, वो कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड प्रशिया, ये चार मेन स्टेट वियना कांग्रेस में इन्वॉल्व थे। तो उनके भी पावर इतना ज्यादा था कि वियना कांग्रेस की जो रूलिंग है उसको अवॉइड करना भी इतना आसान नहीं था। तीसरे जो चैलेंज था, दैट वाज द पैपल स्टेट। एंटायर रोम वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ वेटिकन सिटी। तो अगर इटली को इंटीग्रेट करना है तो पूरे रोम को भी इंटीग्रेट करना होगा। एंड वेटिकन सिटी जो एक रिलीजियस डोमिनेशन बनाया हुआ था,
और पोप को सपोर्ट भी मिलता था बहुत सारे यूरोपियन स्टेट से, खास करके फ्रांस से। तो उनको भी सप्रेस करना इतना आसान नहीं था। अपार्ट फ्रॉम इट, देयर वॉज ए ह्यूज कल्चरल डिवाइड बिटवीन द इटालियन पीपल। इटली के जो जितने सारे लोग थे डिफरेंट स्टेट में, उनके अंदर एक कल्चरल डिवाइड काफी था। और क्योंकि कल्चरल यूनिटी यहाँ पे एक चैलेंज था, सो उनको एक नेशनलिज्म मतलब होता क्या, बेसिकली यूनिटी। और ये यूनिटी के लिए एक कोई कॉमननेस, एक कल्चरल कॉमननेस वहां पे होना पड़ेगा, राइट। तो ये कल्चरल डिवाइड इटली के लिए एक चैलेंज बन गया था। इकोनॉमिक डिवाइड वाज अनदर चैलेंज, क्योंकि देखिए नॉर्दर्न जो इटालियन स्टेट्स था दैट वाज इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड देन द साउदर्न इटालियन स्टेट। नॉर्दर्न इटालियन स्टेट में कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, लेकिन साउदर्न जो इटालियन स्टेट्स थे दैट वाज टोटली एग्रेरियन। तो ये जो इकोनॉमिक डिवाइड था दैट वाज क्रिएटिंग इनइक्वालिटी, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, जिसके वजह से भी लोगों के अंदर एक डिवीजन बना हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम इट द लास्ट इज आइडियोलॉजिकल डिवाइड। देखिए जितने सारे जो लीडर्स थे इटली के यूनिफिकेशन में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो है, सबसे पहले तो आता है नाम कैवूर। कैवूर का कहना था ही वांटेड यूनिफिकेशन ऑफ इटली अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इनके बाद जिनका नाम आता है दूसरा होता है मैजिनी एंड गैरिबल्डी। They wanted unification of Italy under republic. They were very much radical, और वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं चाहते थे, वो रिपब्लिक चाहते थे। और एक नाम आता है जियोबार्टी। He also wanted unification of Italy, but under the papal state, under the pope. तो सबका आइडियोलॉजिकल एक डिवाइड बना हुआ था, और वो भी अपने आप में यूनाइटेड नहीं हो पा रहे थे। So these were the challenges before unification of Italy. अब देखिए जो यूनिफिकेशन शुरू हुआ, इसके स्टेप शुरू होता है नेपोलियन से। नेपोलियन फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर इटली, और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स पे इटली में एक स्टेट सिस्टम एस्टेब्लिश किया। लेकिन एट द एंड ऑफ नेपोलियंस रूल, जब नेपोलियन डिस्पोटिक बनने लगे, तो इटली के लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म फैलने लगा। क्योंकि वो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स वहां पे शुरू में एस्टेब्लिश किया गया था, तो वहां पे ये जो नेशनलिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसके जो प्रिंसिपल्स है, इसको भी एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके वजह से लोग यूनिफाइड होने लगे, और उन लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की एक जो भावना है वो फैलने लगा। उसके बाद जिनका रोल आता है सामने, वो है दैट इज द रोल ऑफ द कार्बोनरीज। अब ये कार्बोनरीज कौन थे? दे वर बेसिकली द वर्कर्स ऑफ कोल माइंस। और इनके अंदर भी एक यूनिटी, एक नेशनलिज्म की सेंटिमेंट फैल गया था, जिसके वजह से उन्होंने भी लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलने के लिए काफी काम किया था, और उनके वजह से लोगों के अंदर काफी एक पॉलिटिकल अवेयरनेस बन गया था, लोगों के अंदर सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी काफी बढ़ गया था। इनके बाद आता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम था यंग इटली, अंडर द लीडरशिप ऑफ मैजिनी। अब मैजिनी का जो आइडियोलॉजी था दैट वाज बेस्ड अपॉन द यूनिफिकेशन थ्रू यूनिफॉर्मिटी, थ्रू कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। तो उन्होंने इटली के जो कल्चरल डिवाइड थे उनको अवॉइड करके जो उनके अंदर जो यूनिफॉर्मिटी थी उनके ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे। और इटली के जो प्रीवियस जो ग्लोरी था रोम का, उसको भी वहां पे एम्फेसाइज किया जाने लगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी मैजिनी बेबी काफी नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट है उसको स्प्रेड करने की काफी कोशिश की, और ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहा भी। और इसी के वजह से देखिए 1848-49 में एक अटेम्प्ट किया गया था बाय द कंटेम्पोररी रूलर ऑफ सार्डिनिया एट दैट टाइम, जो किंग एल्बर्ट थे। उन्होंने एक अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो गया था। फाइनली इन द ईयर 1852 में कैवूर को अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया। और कैवूर आते ही समझ में आ गया था उनको कि उन्होंने एनालाइज किया था कि बेसिकली मोस्ट चैलेंजेस क्या थे, और उस चैलेंजेस को अवॉइड करने के लिए, टैकल करने के लिए ही इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म। जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था सार्डिनिया में। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द सेंस फ्री ट्रेड वाज इंट्रोड्यूस्ड, पॉलिटिकल लिबर्टी वाज ग्रांटेड, पोप की जो डोमिनेंस था, जो रिलीजियन की डोमिनेंस था, उनको भी सप्रेस किया गया था। जो पोप थे उनको भी फोर्स किया गया था टैक्स पे करने के लिए। तो इसके वजह से क्या होने लगा,
बहुत इस रिफॉर्म की वजह से एक तो इटली में इकोनॉमिक, नॉट इटली में, सार्डिनिया में इकोनॉमिक एक यूनिटी बनने लगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बनने लगा। और इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से बहुत सारे जो इटालियन स्टेट थे वो सार्डिनिया के साथ सोचने लगे थे कि वो सार्डिनिया, वहां के जो लोग थे वो लोग सोचने लगे कि सार्डिनिया के साथ वो इंटीग्रेट हो जाए। और इसके अलावा भी एक और चीज हुआ था कि जो कैपिटल, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उस रेवेन्यू के सहारे कैवूर ने एक बहुत बड़ा आर्मी भी बना लिया था, क्योंकि उनको पता था कि दिस रिफॉर्म इज नॉट एनफ, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन। ये लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट बनाने के लिए बाद में चल के उनको डिप्लोमेटिक रोल भी प्ले करना होगा और बहुत सारे वॉर भी लड़ना होगा। तो जब वॉर लड़ना होगा तो उस टाइम पे वो जो बड़ा आर्मी बनाया था उन्होंने, वो आर्मी ही काम आएगा। और इसके बाद ही देखिए कैवूर ने अपने डिप्लोमेसी प्ले करने लगा, क्योंकि उनको भी पता था कि यूरोप में उस टाइम पे सबसे ज्यादा ब्रिटेन ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये दोनों का कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी था अगर इटली को इंटीग्रेट करना था, क्योंकि वियना कांग्रेस में इन्हीं दोनों का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और ये दोनों था ही उस टाइम पे सब, मतलब कि मोस्ट पावरफुल, द सुपर पावर, क्योंकि इन्हीं दोनों के पास सबसे ज्यादा कॉलोनीज भी हुआ करता था, राइट। अब देखिए उन्होंने डिप्लोमेसी में सबसे पहले क्या किया हुआ ये कि 1853 to 56 क्रीमियन वॉर हुआ। इन दिस क्रीमियन वॉर ऑन वन साइड देयर वाज ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड ऑन द अदर साइड देयर वाज रशिया। तो इन दिस क्रीमियन वॉर कैवूर ने बिना कहे ही ब्रिटेन और फ्रांस को सपोर्ट किया, अपने आर्मी के सहारे मिलिट्री असिस्टेंस भेज दिया। इसके वजह से उनको ब्रिटेन और फ्रांस से एक कोऑपरेशन मिल गया। और इसी कोऑपरेशन के बेसिस पे देखिए एक प्लम्बियर्स पैक्ट बना 1858 में, जहां पे ये कहा गया कि इन फ्यूचर ब्रिटेन विल रिमेन न्यूट्रल। अगर इटली की इंटीग्रेशन की बात आती है, अगर सार्डिनिया किसी पे अटैक करता है तो ब्रिटेन विल रिमेन न्यूट्रल एंड फ्रांस विल हेल्प देम विथ मिलिट्री असिस्टेंस। इसी पैक्ट के बेसिस पे कैवूर ने लॉम्बार्डी और वेनेशिया को फ्री कराने की बात की, सोचा। नाउ लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। इसके वजह से कैवूर को ऑस्ट्रिया पे अटैक करना पड़ा। और ये जब अटैक हुआ तो जो फ्रांस के जो रूलर थे नेपोलियन थ्री उस टाइम पे, उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस भेजा कैवूर के फेवर में। और इसके वजह से उनको एक विक्ट्री मिला। उनको लॉम्बार्डी तो मिल गया, लेकिन वो वेनेशिया को फ्री नहीं करा पाए, क्योंकि तब तक नेपोलियन थ्री ने उस वॉर से वापस ले लिया था अपना सपोर्ट, क्योंकि उनको भी काफी लॉस हुआ था, उनके आर्मी को भी काफी लॉस हुआ था। तो उनके जो ये वॉल्टे फेस हुआ, इसके वजह से वेनेशिया फ्री नहीं किया जा सका। इसके वजह से जो कैवूर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपने मिनिस्टर पोस्ट से। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर एक चीज हुआ जिसके वजह से कैवूर फिर से उस मिनिस्टर पोस्ट में आ गए। दैट इंसिडेंट वाज, उनको समझ में आने लगा कि मॉडर्ना, पार्मा और टस्कनी, जो कि इनडायरेक्ट कंट्रोल में था ऑस्ट्रिया के, वहां पे रिवोल्ट हो रहा है। और इसी रिवोल्ट का सहारा लेते हुए वो कैवूर फिर से वापस आ गए और उन्होंने मॉडर्ना, पार्मा और टस्कनी में प्लेबिसाइट कराने की बात की। और वहां पे जब प्लेबिसाइट हुआ तो ये तीनों स्टेट सार्डिनिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया, और वो भी इंटीग्रेशन हो गया। फिर बात आई इंटीग्रेशन ऑफ नेपल्स एंड सिसिली। अब देखिए नेपल्स एंड सिसिली ये दोनों फ्रांस के कंट्रोल में था। अभी तक तो वो फ्रांस का सहारा ले रहे थे, अब फ्रांस के अगेंस्ट उनको लड़ना पड़ेगा। और कैवूर फ्रांस के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहते थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने सहारा लिया गैरीबाल्डी का। एक बैक चैनल उन्होंने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश की, और गैरीबाल्डी के सहारे उन्होंने नेपल्स और सिसिली में रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करना चालू किया। जब वहां पे रिवोल्ट होने लगा तो वो फ्रांस के कंट्रोल से बाहर जाने लगा, और यहाँ पे भी प्लेबिसाइट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके सहारे ये भी इंटीग्रेट हो गए सार्डिनिया के साथ। अब जब गैरीबाल्डी तो ये सोच रहे थे कि वहां पे रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन कैवूर का दूसरा प्लान था। जब वहां पे गैरीबाल्डी रिपब्लिक एस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे थे, तो तब कैवूर ने फ्रांस का नेपोलियन थ्री का सहारा लिया फिर से, और नेपोलियन थ्री को समझाया गया कि इट इज बेटर टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रादर देन रिपब्लिक, क्योंकि तब फ्रांस में भी उसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा। और इसके मारे फ्रांस ने भी उनको सहारा किया।
और जब गैरिबल्डी को समझ में आया तो वो इसको रिपब्लिक स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर पाए और वो इटली छोड़ के चले गए। अब बाकी रहा वेनेशिया एंड रोम। वेनेशिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। अब देखिए उसी टाइम पे जर्मन यूनिफिकेशन भी चल रहा था। जर्मन यूनिफिकेशन वॉज बीइंग कैरिड आउट बाय बिस्मार्क अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोशिया। तो 1866 में एक बैटल ऑफ सेडोवा होता है बिटवीन प्रोशिया, ऑस्ट्रो प्रोशियन एक वॉर होता है और इस वॉर में ऑस्ट्रिया की डिफीट हो जाती है। इस वॉर में भी कैवून ने सार्डिनिया ने प्रोशिया का मतलब कि हेल्प किया था। इसके वजह से जब ऑस्ट्रिया की डिफीट हो जाती है तो वेनेशिया सार्डिनिया को मिल जाता है और वेनेशिया सार्डिनिया के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। फाइनली बाकी रहता है रोम, जो वेटिकन सिटी या पैपल स्टेट के कंट्रोल में था और रोम को सहारा दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे नेपोलियन III जो कि फ्रांस के थे। और उसी टाइम पे देखिए प्रोशिया, एक फ्रैंको प्रोशियन वॉर होता है 1870 में व्हिच इज नोन एज द बैटल ऑफ सेडान और वहां पे फ्रांस की डिफीट हो जाती है। इस वॉर में भी सार्डिनिया ने प्रोशिया का हेल्प किया था, जिसके वजह से जब उनके फ्रैंको प्रोशियन वॉर में जब डिफीट हो जाता है और जब ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट बनता है तो वहां पे रोम सार्डिनिया के साथ इंटीग्रेट हो जाता है एंड दिस कंप्लीट्स द इंटीग्रेशन ऑफ इटली। Right. So this is all about the unification of Italy which was completed in the year 1870. Thank you.